ओके स्टूडेंट्स, सुनाई दे रहा है? गुड इवनिंग सर। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है ठीक ठाक से? यस सर। हाँ सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग में चलो, अभी तो नाइट हो गया, लेट नाइट क्लास है आज का। तो थोड़ा 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबको ज्वाइन हो जाने दो, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे। ओके, मतलब वेक्टर के बाद फिर से काइनेमेटिक्स में वापस आ गए। ओके, तो अभी काइनेमेटिक्स में जो सब 2 डायमेंशन में जो भी चीजें होगा, मतलब मोशन इन 2 डायमेंशन, मतलब ये पोर्शन जब खत्म हो जाएगा ना, रिलेटिव मोशन, हर मतलब प्रोजेक्टाइल फिर रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, ये सब जब खत्म हो जाएगा, इसके साथ साथ मोशन इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन एक साथ खत्म होगा। मोशन इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन एक साथ खत्म होगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, गेट रेडी, मतलब ये दोनों चैप्टर के लिए ही एकदम प्रॉपर्ली रेडी हो जाओ। और तुम्हारा तो पहला चैप्टर भी हो चुका है ना, मतलब तो उसी चैप्टर के, ये तीनों चैप्टर के ऊपर एग्जाम ले लूंगा, ठीक है ना? मैं सत्या को बोल दूंगा, ठीक है? तो उसके हिसाब से प्रिपेयर होते रहो। सर कब लेंगे एग्जाम? चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी हम जो करेंगे दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले थोड़ा न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है ना? मोशन इन अ प्लेन कौन एनोटेट कर रहा है? जस्ट अ मोमेंट, वेट। अभी करके देखो, अभी एनोटेट नहीं होगा। तुम लोग लिख के देखो स्क्रीन के ऊपर, अभी लिखेगा मतलब तुम लोगों का कुछ भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है एकदम मैंने बंद कर दिया। तो मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। देखो बच्चों, ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में तुम लोग पढ़ चुके हो। इक्वेशन ऑफ मोशन में जो भी न्यूमेरिकल्स हम लोग, सॉरी, जो भी फॉर्मूलाज हम लोग कर चुके हैं, उनके बारे में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना? लेकिन वही फॉर्मूलाज को अगर हम लोग यूज करें अपने 2 डायमेंशनल मोशन में, ठीक है ना, मोशन इन प्लेन में, तो वो कैसे होगा अगर वेक्टर फॉर्म में अगर उसको यूज किया जाए? देखो, अगर मैं यहाँ पे y एक्सिस एंड x एक्सिस ड्रॉ कर लिया, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ओके, लेट अस कंसीडर एक पॉइंट यहाँ पर है, दिस इज पॉइंट P, वहां से वो यहाँ पर चला गया पॉइंट Q तक। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? तो देखो, जब डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इसका पोजीशन ड्रॉ किया जा सकता है किसी भी टाइम पे, t टाइम पे। उसके साथ साथ हम लोग इसका वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, लेकिन तुम वेलोसिटी लिखो, पोजीशन लिखो, जैसे अगर इसका पोजीशन लिखा जाए तो x, y ऐसे होगा, है ना?
या अगर वेक्टर फॉर्म में अगर इसका पोजीशन वेक्टर बोला जाए तो यहाँ पे आई कैप भी होगा, जे कैप भी होगा, है ना। वैसे ही अगर वेलोसिटी इसका बोला जाए तो इसका वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जो वेलोसिटी यहाँ पर हो रहा है दैट इज वेलोसिटी ऑन अ मतलब मोशन इन अ प्लेन, इसीलिए वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा vx और एक होगा vy, isn't it? तो अगर ऐसे लिखा जाए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि vx is equal to ux plus ax into t। ओके, मतलब ये है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ये है फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ux is initial velocity along x axis and ax is the x component of acceleration। अब देखो टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसीलिए इसका कोई x या y नहीं है, टाइम इज सेम। ओके, along y axis भी लिख सकते हैं vy is equal to uy plus ay into t। तो ये हो गया अपना पहला इक्वेशन। दूसरा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि AC is equal to ut plus half at square, मतलब ये कौन सा वाला इक्वेशन है, V is equal to u plus at। ये वाला इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं along x axis and along y axis अलग अलग से। ओके, So the acceleration along the x-axis is 0. देखो वो हम लोग नहीं कह सकते, एक्सेलरेशन along x axis could be there। ओके, यहाँ पे अभी यहाँ पर तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं बताया ना कि एक्सीलरेशन कैसा होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस हो ही सकता है। ओके, वो हम मतलब जब हम अलग से कुछ सिनेरियो पढ़ेंगे, कोई स्पेशल केस पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इन जनरल पकड़ रहे हैं, मतलब हम लोग ऐसा ले रहे हैं कि वेलोसिटी का भी एक्स एंड वाई कंपोनेंट है, एक्सीलरेशन का भी एक्स एंड वाई कंपोनेंट। ओके, तो So दिस इज that means the acceleration does not always act in the vertical component. It can act in the horizontal component also. फिर से बताओ। So that means the acceleration is not always in the vertical direction. Not at all. That acceleration you are talking about, the gravitational acceleration. Yes. If it could be horizontal acceleration also, no? Means when a car is moving, at that time on that car, the horizontal acceleration is applied, isn't it? उस टाइम पे horizontal acceleration apply हो रहा है ना, due to the engine, isn't it? Yes, sir. तो कुछ भी हो सकता है। एक मक्खी अगर उड़ रहा है तो वहां पे वो थोड़ी उसका जो एक्सेलरेशन होगा, अगर वो ऐसा जाए, ऐसा मूव करे, ऐसा एक्सेलरेशन हो उसका, अगर सोचो किसी एक मक्खी का एक्सेलरेशन ऐसा है तो उसका अब तुम तीनों कंपोनेंट में उसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, सब कंपोनेंट में मिल जाएगा। ax ay समझे, समझ गए? Yes. अब देखो तो इसको मैं इरेज मैं इरेज कर रहा हूं। अब मैं आ जाता हूं सेकंड। देखो जो अपना ac इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो ये जो फॉर्मूला था दैट वाज समथिंग लाइक s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, करेक्ट? ये फॉर्मूला दिखने में ऐसा था। अब देखो यहाँ पे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो उसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग x एंड y में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस, तो इसीलिए x एंड y ऐसा हो गया। फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जी, सर x और y को साथ में नहीं लिख सकते क्या? हाँ, तब कैसे लिखेंगे? सोचो देखो vx एंड vy को अगर साथ में लिखे तो कैसे लिखेंगे, वो भी मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, वो मैं बता दूंगा तुम्हें, तुम्हारा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जस्ट एंड ऑफ दिस पेज। ओके, अब देखो थर्ड में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
देखो अपना जो ये फॉर्मूला था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला जो फॉर्मूला था इसको लिख रहे हैं अभी। तो vx स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 into ax into x, isn't it? But this equation is only for retarding force. Why? Why only for retarding force? For accelerating and retarding for both, isn't it? Okay, sir. Now see here, vy square is equal to uy square plus 2 ay मतलब acceleration along y axis into y मतलब distance covered along y axis, okay, and this is distance covered along x axis, okay. तो सर ये वो y के ऊपर स्क्वायर है? नहीं, ये v के ऊपर स्क्वायर है। v Okay, sir. देखो देखो v x स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, ux अब वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट मतलब फाइनल वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है, एंड ux इज इनिशियल वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट, और यहाँ पे vy इज फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट एंड uy इज फाइनल वेलोसिटी सॉरी इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। समझ गए? समझे या नहीं बताओ? यस सर। इसको सिर्फ देखो, इसको सिर्फ फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखेंगे तो अपना काम नहीं बनेगा, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होना चाहिए। कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर देखो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर एक प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है तो वो थोड़ी अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस मूव करेगा, वो किसी भी एक्सिस मतलब कैसे भी मूव कर सकता है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ एक एंगल करके भी तो मूव कर सकता है वो। तो अगर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ एक एंगल करके वो मूव कर जाए तो उस टाइम पे उसका जो पोजीशन है उसका दो कंपोनेंट मिलेगा, अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट, अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट। यस और नो? यस सर, यस सर। और उस टाइम पे उसका जो वेलोसिटी होगा उसका भी दो कंपोनेंट होगा। अब अगर वो एक एक्सीलरेशन से जा रहा है तो या डी एक्सीलरेशन से जा रहा है तो उसका एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन का भी दो कंपोनेंट होगा, एक्स एंड ए वाई। अब देखो अगर एक मिनट ये खत्म कर लूं, अगर एक्सीलरेशन है तब वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, मतलब हमेशा इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी अगर पकड़ा जाए एक टाइम के बाद अगर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी पकड़े तो इनिशियल वेलोसिटी का भी दो कंपोनेंट होगा, फाइनल वेलोसिटी का भी दो कंपोनेंट होगा। अब बताओ हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? यू कैन आस्क। ओके, तो देखो अब देखो हाँ बोलो सर जब हम लोग वेक्टर्स पढ़ ही लिए तो सर उसी को तो मोशन निकाल सकते थे, अब प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मोशन जहां पे वेक्टर अप्लाई होता है। अब पहले हम लोग वेक्टर के बारे में पूरा जान गए, लेकिन वेक्टर को लेकर कोई एप्लीकेशन हुआ है अभी तक? अब जाके होगा, ओके नो? अब क्योंकि वेक्टर हमने क्यों पढ़ा है, ताकि मोशन इन टू डायमेंशन में या मोशन इन प्लेन में हम लोग उसको अप्लाई कर पाए, ओके। अब देखो कोई पूछ रहा था ना मुझे कि सर इसका v निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हो। अच्छा देखो वेक्टर में ये जगह याद था, सोचो अगर a वेक्टर इज इक्वल टू ax I कैप प्लस ay j कैप, therefore magnitude of a can be written as what? रिमेम्बर तुम लोग याद कर सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, isn't it? तो यहाँ पर भी तो वही है, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है along x एक्सिस एंड along y एक्सिस। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकालना चाहे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अगर वेलोसिटी का वेक्टर निकालना चाहे तो क्या होगा? v इज इक्वल टू vx I कैप प्लस vy j कैप। समझ गए? समझ में आया या नहीं? समझ में आया? So this velocity can be called the average velocity. Sorry, this velocity? So we can call this velocity as the average velocity along the horizontal axis. No. This is the instantaneous velocity. Why this is the instantaneous velocity? Because the object is moving with acceleration. If it is moving with acceleration, then constantly its velocity will change, yes or no? Yes, sir.
Now, if we are finding velocity, then we are finding velocity at a certain time, at a certain instant of time, isn't it? Okay. Now, at a certain instant of time, we are finding using these formulas. Let us take using the formula 1. We are finding the x and y component of the velocity. Now, if we do root over vx square plus vy square, or v is equal to vx I cap plus vy j cap, then what we are getting? At that point of time, what is the velocity that we are getting? Understood? So it is not at all the average velocity. So sir, the time in both Vx and Vy should be same. Obviously, because it is, see, it is the component of a single vector, isn't it? Then that definitely it should be same. Otherwise, suppose if you are taking for Vx 1 second and V2 2 seconds, then you are getting the x component at 1 second and y component at 2 seconds. Will it give you the velocity at a particular time? You have to get the velocity along x-axis at 1 second and velocity at y-axis, means velocity along y-axis at 1 second only. Then So only you will sir, get the the net velocity at 1 second. Yes. Okay. Tell me. So sir, it is the velocity of a body at any instant of time. Yes, absolutely. Okay. Now position also we can get in this way. Position r is equal to root over x square plus y square, or the vector form can be written as r is equal to x I cap plus y j cap. Understood? Even acceleration can be written as a is equal to root over ax square plus ay square, and it can be written as a vector is equal to ax I cap plus ay j cap. Understood or not? Is it clear? But sir, acceleration can be considered for two different times, because acceleration is sometimes also defined as rate of change of velocity by change in time. Yeah. So we can also say that in projectile motion, the acceleration can be calculated for two different अभी भी times. प्रोजेक्टाइल में के बारे में मैंने कुछ कहा ही नहीं. Sir, actually I was trying to say x and y को. हाँ, x and y को. Yes, still. सर x और y कंपोनेंट के अलोंग एक्सीलरेशन के लिए जो टाइम हम लोग लेंगे वो हम लोग दो अलग अलग वैल्यू भी ले सकते हैं ना, क्योंकि एक्सीलरेशन में हम लोग चेंज इन टाइम भी करते हैं डिनोमिनेटर में. हाँ, चेंज इन टाइम करते हैं, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम करते हैं ना. चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम करते हैं. अब देखो, अब अगर अलग अलग टाइम लेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर एक्सीलरेशन कैसे मिलेगा? सिंपल एक चीज बता रहा हूं, एक सिंपल चीज तुम्हें बता रहा हूं. मतलब सोचो, एक ऑब्जेक्ट ना ऐसे जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है. ओके, तो इस तरफ इसका एक्सीलरेशन है. अब देखो, अगर अभी along x एक्सिस, सोचो ये अगर थीटा है या थीटा 1 है, चलो थीटा ही पकड़ लेते हैं हम लोग. ओके, इसको मैं थीटा ही पकड़ लेता हूं. थीटा, तो अगर अभी a है तो ये हो जाएगा a cos थीटा और ये हो जाएगा a sin थीटा. करेक्ट? यस. अच्छा, इसके बाद ऐसे जाने के बाद, कुछ टाइम ऐसे जाने के बाद वो अगर ऐसे चला जाए, अभी एक्सीलरेशन इस तरफ है, ये a प्राइम है, अभी ये a प्राइम है, तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा, इस तरफ एक और इस तरफ एक. तो ये हो गया अल्फा. अभी ये हो जाएगा a प्राइम cos अल्फा एंड a प्राइम sin अल्फा. अब अगर इस टाइम सोचो, टाइम है t1 और अभी है टाइम t2. अब अगर तुमने ऐसा किया कि इसका इस टाइम का एक्सेलरेशन पकड़ा, ये वाला एक्सेलरेशन तुमने पकड़ा ax और इसको तुमने पकड़ा एज ay, क्या ये तुम्हें एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन देगा? नहीं सर. नहीं देगा ना.
तो तुम्हें अगर इसको ax पकड़ना है तो इसको ही ay पकड़ना है, मतलब at same time you need to find ax and ay, then only that will give you the a. Understood or not? So this one you can't take as ay. हाँ, जब तुम इसको ax पकड़ रहे हो तब तुम इसको ay पकड़ो, नो प्रॉब्लम. अंडरस्टूड? समझ गए? यस सर. सर बट अगर वेलोसिटी हम लोग को कोई टाइम इंटरवल में निकालना हो, जैसे कि 0 to 10 सेकेंड, सर देन हम लोग क्या करेंगे? देखो, अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालना है 0 to 10 सेकेंड में, ओके, तो तुम्हारे पास क्या है? एक्सेलरेशन है. देखो कहीं तरह से निकाला जा सकता है. कैसे? तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है, ओके. अब यस सर. तुम्हारे पास जब एक्सेलरेशन है तो v = u + at कर सकते हो, तो तुम्हें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा आफ्टर अ सर्टेन टाइम. लेकिन अगर Yes, sir. तुम्हारे पास ऐसे प्रॉपर्ली u एंड v, मतलब u नहीं है, सोचो u का x एक्सिस एंड u का y एक्सिस है तुम्हारे पास, ओके, तो उसको तुम ऐसे करके कर सकते हो. सोचो तुम्हारे पास ux है एंड uy है, ओके, तो u = √ux² + uy², ऐसे लिख सकते हो. ताकि तुम u निकाल सकते हो. तो वैसे तुम्हारे पास v आ जाएगा. समझ में आया या नहीं? ओके, समझे? हेलो. यस सर. अब देखो आगे जाते जाते और भी समझ में आएगा, ओके. अब Okay, तो sir. ये पोर्शन समझ में आ गया. ये फॉर्मूला को थोड़ा मैंने विजुअलाइज कराने की कोशिश किया तुम लोगों को, ताकि जब न्यूमेरिकल्स आए तो तुम लोग कर पाओ. अब आ जाते हैं हम लोग प्रॉपर प्रोजेक्टाइल मोशन. अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन ना दो तरह का होता है मेनली, वर्टिकल एंड एंगुलर. ओके, उसके साथ साथ इंक्लाइन के ऊपर भी प्रोजेक्टाइल देखेंगे. यहाँ पर सारे चीज देख लेंगे, ओके. तो अब देखो, अब पहले हम लोग एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे. एंगुलर मतलब अगर सिंपल एग्जांपल मैं तुम लोगों को दूं तो क्या बताऊंगा. अगर सोचो फुटबॉल खेला है, तो फुटबॉल को अगर शॉट मार रहे हो तुम, एक फुटबॉल को तुम किक कर रहे हो, ओके, और जब तुमने फुटबॉल को किक किया, ये है अपना फुटबॉल, किक किया तुमने, एकदम टैप किया यहाँ पे, वो सीधा ऐसे जाके यहाँ पे किसी के सामने गिरा, ओके. तो ये जो मोशन है ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके. या सोचो तुम बाउंड्री में खड़े हो क्रिकेट में, ओके, और तुम वहां से तुमने एक बॉल को पकड़ के थ्रो किया, बॉल को तुमने थ्रो किया, बॉल ऐसे जाके ऐसे गिरा बॉलर के पास, तो वो हो गया एक प्रोजेक्टाइल मोशन. या तुम बैट से जोर से एक छक्का मारा तुमने, तो वो तो बॉल भी तब ऐसा ही जाता है, तो ये हो गया एक प्रोजेक्टाइल मोशन. तो तो मतलब प्रोजेक्टाइल पैराबोला होना पड़ेगा. आहिस्ता So, आहिस्ता आएंगे. a body can be projected from the ground or from a level also. हाँ, ऑब्वियसली सर ऐसा Okay. डायरेक्शन मेंटेन करेगा तभी प्रोजेक्टाइल होगा. ऐसा डायरेक्शन मतलब ऐसा शेप पैराबोला. आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में पढ़े हो ना, इसीलिए बहुत बातें हो रहा है. Yes, sir. तो This ऐसी जगह chapter. पर, हाँ, इसीलिए पैराबोला पहले ही आ गया. ऐसी जगह पर लेके जाऊंगा ना तो चुप हो जाओगे. तो आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना. तो पहले मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद तुम लोग पूछो, ओके. देखो प्रोजेक्टाइल किसे कहा जाता है, ओके, किस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है, ये मैं पहले बताऊं. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर अगर दो मोशन है, ओके, दो अलग अलग मोशन का एक्यूमुलेशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं. कैसे, मैं दिखाता हूं. देखो, अब तक तुम लोगों ने जो देखा कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन दिखने में कैसा होता है, अगर यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से अगर स्टार्ट हुआ है तो वो सीधा ऐसे जाके ऐसे, है ना. तो ये हो गया अपना प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक. यहाँ पे
ये हो गया अपना इनिशियल वेलोसिटी। कैसे निकला? जो पाथ जो है, पाथ ऑफ मोशन जो है इस ऑब्जेक्ट का, उसके ऊपर तुम अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, जिस पॉइंट पे ड्रॉ करोगे उसी पॉइंट पे तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एकदम इनिशियल पॉइंट पे ड्रॉ किया तो इनिशियल वेलोसिटी मिल गया। तो ये हो गया अपना यू। एंगल, इनिशियल एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ है दैट इज थीटा। अब देखो ये जो मोशन है ये दो अलग अलग मोशन का एक्यूमुलेशन है। क्या क्या? एक है वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को तुमने ऊपर छोड़ दिया, ऊपर ऐसे छोड़ दिया, वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे गया और वहां से वापस आ गया, वहां से वो नीचे वापस आ गया। ये हो गया उसका वर्टिकल मोशन, ये हो गया इसका वर्टिकल मोशन। ओके, एंड अभी दिखाएंगे हॉरिजॉन्टल मोशन। एक ऑब्जेक्ट को तुमने एकदम, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसको तुमने एकदम ऐसे मोशन दिया, वो सीधा ऐसे पाथ में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल पाथ में वो जा रहा है। ओके, तो इन दोनों मोशन का अब देखो, अब तुम लोगों को समझ में आ गया कि एक है वर्टिकल मोशन और एक है हॉरिजॉन्टल मोशन। ओके, अब अगर किसी ऑब्जेक्ट में ये वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन साइमल्टेनियसली हुआ, क्या हो रहा है? अगर साइमल्टेनियसली अगर हो रहा है, एक साथ वर्टिकली भी जा रहा है, ये वाला ऊपर जाके नीचे ये भी हो रहा है, और ऐसे सामने की तरफ जा रहा है हॉरिजॉन्टली, ये भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, तब जो पाथ हमें मिलेगा दैट इज दिस पाथ। और इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसा मोशन जब होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। Projectile motion. समझ में आया? यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन। Sir, the path of projectile motion is called trajectory. वो किसी भी पाथ को ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, Okay. सिर्फ प्रोजेक्टाइल को नहीं। ओके, अब देखो, तो वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन अगर एक साथ हुआ, मतलब वो ऊपर भी जा रहा है, अब जब वो ऊपर जा रहा है उसी टाइम पे वो सामने भी जा रहा है, और जब वो नीचे भी आ रहा है उसी टाइम पे वो सामने भी जा रहा है। ओके, तो ये जब एक साथ होगा तब हमें ऐसा एक मोशन मिलेगा। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, सोचो अगर यहाँ पे मैं पकड़ू, इस पॉइंट पे मैं पकड़ू इस बॉल को, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है दैट इज द टेंजेंट। ओके, तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। फिर जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे भी अगर तुम उसका वेलोसिटी निकालना चाहो तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये हो गया टेंजेंट। तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा, इस तरफ और इस तरफ। समझ में आ गया? समझ में आया? और यहाँ पे भी पकड़ो तो देखो यहाँ पे भी इसका सिर्फ एक ही मोशन, एक डायरेक्शन है वेलोसिटी का, दैट इज हॉरिजॉन्टल। ओके, क्यों? क्योंकि देखो हाईएस्ट पॉइंट पे जब वर्टिकल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाता है? वेलोसिटी जीरो हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखो जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो हो गया है। अब देखो इसको थोड़ा और भी अच्छे से समझते हैं। देखो ये अगर u है, ये अगर u है तो बोलो तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, क्या होगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? So u cos theta and u sin theta. u cos theta and u sin। अब देखो, अच्छा along x axis इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है, हाँ या नहीं? along this direction क्या कोई फोर्स है, हाँ या ना? No, sir. No force. Okay, then no force along x axis। अच्छा along y axis क्या कोई फोर्स है? Yes, sir, because the body is thrown in the vertical direction. अच्छा नहीं, देखो देखो देखो, थ्रो करने के बाद once you have thrown, after that is there any force?
Here we are talking about the force which is constantly acting on the object. Okay, is there So any kind of gravitational force. Yes, sir, gravitational gravitational force? Okay. Now, what is the direction of gravitational force? The Downward. So this is the Vertically down. vertically down. Gravitational force. मतलब हम लोग बोल सकते हैं along downward direction G is acting. Okay, gravitational acceleration is acting along downward direction. मतलब ये है G का डायरेक्शन. Okay. अब देखो, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पकड़ लिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन. मतलब ये वाला जो मोशन है अपवर्ड वाला, इसको हम लोग u sin थीटा लिख सकते हैं, और ये वाला जो मोशन है हॉरिजॉन्टली अलोंग x एक्सिस, इसको हम u cos थीटा पकड़ सकते हैं. समझ में आया? हाँ या नहीं? नहीं समझ में आया? सर, ये वाला सर u sin देखो, थीटा u cos. अच्छा u cos थीटा u sin थीटा समझ में नहीं आया? देखो नहीं सर वो आया, बट इसको वर्टिकल मोशन में आप कैसे किए वो वाला नहीं आया. देखो, मैंने पहले ही कहा, यहाँ पे देखो, ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका दो कंपोनेंट है, हाँ या ना? यस सर. कौन कौन सा कंपोनेंट? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट. यस सर. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ which thing, of which physical quantity, of velocity, right? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ना. तो हाँ सर. वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. तो ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ सर वेलोसिटी के सामने लिए. की तरफ. हाँ, एंड ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट वो किस तरफ जाएगा? सर ऊपर की तरफ. तो यही दो मिला के हो गया ना प्रोजेक्टाइल. हाँ. यस सर. तो अब देखो u Yes, cos sir. थीटा एंड u sin थीटा, तो u cos थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके लिए वो आगे जा रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे u cos थीटा ड्रॉ, मतलब u cos थीटा लिख दिया मैंने. और u sin थीटा इज दैट ड्यू टू व्हिच इट इज मूविंग वर्टिकली, इसलिए मैंने u sin थीटा यहाँ पर ड्रॉ किया. एम आई क्लियर और नॉट? टेल मी. यस सर. अब देखो, तो ये हो गया अपना. अब देखो यहाँ पे नो फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन विल बी जीरो, मतलब ax इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं. ओके, और यहाँ पे ay इज इक्वल टू माइनस जी लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि ay इज द एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, और यहाँ पे एक्सेलरेशन इज अलोंग माइनस y एक्सिस, तो इसीलिए मैंने लिखा ay इज इक्वल टू माइनस जी. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? So why is it equal to minus g? Because see, ay means what? What is the meaning of ay? ay हम The किसको कह रहे हैं? acceleration along the y-axis. Acceleration along the y-axis. And what is the direction of g? What is the Vertically direction of g? downward. Means in negative y-axis, right? Yes. So how I will represent then? Minus. Understood? Now see one thing. Since along x-axis there is no acceleration, therefore can we say that this along x-axis the motion will be uniform motion? And Yes, along sir. y-axis the motion will be accelerated motion. So uniform motion means that the velocity of the body is not changing. Yes. तो along x-axis जो ऑब्जेक्ट है ये यूनिफॉर्म मोशन में ही जा रहा है, एंड along y-axis जो ऑब्जेक्ट है, मतलब along y-axis उसका जो वेलोसिटी है वो एक्सीलरेशन हो रहा है. हाँ, अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है. जब वो ऊपर जा रहा है तब पॉजिटिव एक्सीलरेशन, तब नेगेटिव एक्सीलरेशन. जब नीचे आ रहा है तब पॉजिटिव एक्सीलरेशन, लेकिन एक्सीलरेटेड मोशन. ओके, समझ में आया? हाँ या ना बताओ. सर ये यूनिफॉर्म मोशन वाला सर नहीं आया. देखो, जिस तरफ अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है किसी डायरेक्शन में, तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा ना. नो Yes, फोर्स, sir, zero देन होगा. एक्सीलरेशन इज जीरो. इफ एक्सीलरेशन इज जीरो, देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, इजंट इट? सर फॉर द एक्स Yes, एक्सिस sir. हम लोग ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इग्नोर क्यों कर रहे हैं?
क्यों कर रहे हैं, देखो इसका रीजन क्या है। सोचो ये एक आर है, ओके, दिस इज आर। आर का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड दिस, लेट अस टेक 90 डिग्री। तो इस तरफ आर का कंपोनेंट क्या होगा, आर cos 90 डिग्री, इज इट? cos 90 डिग्री मतलब कितना, cos 90 डिग्री मतलब कितना, सर 0। जीरो। तो मतलब अगर परपेंडिकुलर हुआ तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, समझ में आया? तो इसीलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कोई भी इफेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज एक्चुअली मेकिंग परपेंडिकुलर, मेकिंग 90 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, अंडरस्टूड? वो यस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल कर रहा है, इसलिए कोई भी इफेक्ट नहीं है, समझ में आया? समझ सर में अगर आया? इफेक्ट नहीं है तो फिर बॉल नीचे कैसे गिरेगा? क्योंकि वाई एक्सिस में इफेक्ट है, एक्स एक्सिस में नहीं है, वाई एक्सिस में, समझ गए? नहीं सर, ये कंफ्यूजिंग हो जा रहा है। हाँ, देखो देखो इसको अलग अलग पकड़ो, एक दूसरे को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब जब ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ओके, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये साइमल्टेनियसली दो काम कर रहा है, ओके। जैसे ये एक ही टाइम पे आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। अब देखो आगे की तरफ अगर कोई फोर्स नहीं है तो आगे की तरफ उसका जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अगर इसका कोई एक्सीलरेशन है तो ऑब्वियसली वर्टिकली इसका जो मोशन होगा वो एक्सीलरेटेड मोशन होगा। समझ में आया? आया? यस So सर, that दैट्स means व्हाई। the x and y component of a projectile motion are not related to each other. सॉरी व्हाट? So the x and y components of a projectile motion are not related. नॉट रिलेटेड? Yes. सी नेवर एक्स एंड वाई इज रिलेटेड, ओके नो? हाँ, Yes. अब एक्स एंड वाई को लेके तुम नेट निकाल सकते हो, लेकिन एक्स एंड वाई ऐसे रिलेटेड नहीं होते एक दूसरे के साथ, ओके। अब देखो along y एक्सिस इसका एक्सीलरेशन है। अब देखो तुम जो बोल रहा था ना मुझे, क्यों तो सर ऊपर की तरफ जा रहा है तब कैसे एक्सीलरेशन हो रहा है, क्योंकि अब देखो वर्टिकली फोर्स एक्ट हो रहा है इसलिए वर्टिकली वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टली फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है इसलिए हॉरिजॉन्टली फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। अभी देखो क्यों क्यों तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है पता है? क्योंकि अब तक तुम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिर्फ एक ही वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, वेलोसिटी अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मोशन इन वन डायमेंशन। अभी तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, मोशन इन टू डायमेंशन, मतलब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस along x axis along y axis। इसके बाद हम थ्री डायरेक्शन में भी पढ़ेंगे, along x axis y axis and z axis, okay। at that time that will be the accumulation of all these three, understood? सर Yes, sir. हाँ बोलो। अगर सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो सर यहाँ पे ये जो बॉल जो भी जा रहा है सर, वो तो सर मतलब अपना पोजीशन तो चेंज कर ही रहा है। हाँ, तो सर हाउ कैन वी से दैट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है? तो फोर्स होने बिकॉज से इट मतलब टू टू मूव फोर्स इज मस्ट, फोर्स क्या मस्ट होना है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स जरूरी है, फोर्स मस्ट है क्या? बिना फोर्स का कोई नहीं ऑब्जेक्ट मूव सर। नहीं कर सकता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करेगा, यस सर। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, Yes, अंडरस्टूड? sir. समझ गए? Motion along a straight line. यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो तो ये जगह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, ओके, क्योंकि अभी हम लोग ऐसे से घुस रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन। अब देखो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर एक्स एक्सिस एंड फॉर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, एंड वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल।
अलग अलग से थोड़ा लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए क्लियर हो जाए। ये मैं नहीं लिखूंगा, ये तुम लोग बताओगे, मैं लिखूंगा। ओके, ये तुम लोग मुझे बताओगे और मैं लिखूंगा। अच्छा, अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी कितना है बताओ? U cos theta. वेरी गुड, u cos। अच्छा, अलोंग y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? So U sin theta. u sin। अच्छा, अलोंग x एक्सिस एक्सीलरेशन कितना है? अलोंग x एक्सिस एक्सीलरेशन कितना है? 0 sir. अलोंग y एक्सिस एक्सीलरेशन कितना है? Minus G. अलोंग x एक्सिस फाइनल वेलोसिटी कितना है? देखो, यहाँ पे अगर यहाँ इस पॉइंट पे तुम So अगर U फाइनल cos वेलोसिटी theta निकालना, T. क्या कितना कितना? U cos theta T. t नहीं, u cos थीटा। u cos थीटा into t मतलब तो s = vt फॉर्मूला Yes sir. यूज V कर रहे is हो। equal to U plus H. अब देखो, क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस ये तो यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, इसीलिए इसका स्पीड क्या होगा? अनचेंज्ड होगा, मतलब u cos थीटा ओनली। Okay. यहाँ पे भी u cos थीटा ही होगा, यहाँ पे भी u cos थीटा ही होगा। इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो कभी भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए vx = u cos थीटा। लेकिन vy = क्या होगा? So U vy sin = theta सर मतलब vx is equal to minus ux है ना? हाँ, vx = ux। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ vx = ux। हाँ, अब बताओ vy = क्या होगा? ये तो एक So एक्सीलरेटेड U मोशन है। sin theta minus GT. हाँ, u sin थीटा माइनस gt। वेरी गुड। अब देखो अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा किसी भी पर्टिकुलर टाइम में अलोंग एक्स एक्सिस? मतलब देखो, सोचो अगर इस पॉइंट पे इसका जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x, y। ओके, मतलब ये x डिस्टेंस गया है अलोंग x एक्सिस एंड y डिस्टेंस गया है अलोंग y एक्सिस। ओके, तो अलोंग x एक्सिस इसका जो वेलोसिटी है दैट इज u cos थीटा। x = वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इनटू टाइम, मतलब u So here we are cos using the theta formula of into t। Understood? And so here we are along, using the formula of S is equal to UT plus 1 by 280 square. no, here we are using the formula of s = vt, because along means when an object is moving with uniform motion, at that time which formula we use? S = vt, no? Yes. So that's why I have used x = v into t। v मतलब u cos theta into time। अब देखो along y axis क्या होगा? वो तो एक्सीलरेटेड मोशन है, वो क्या होगा बताओ? एक्सीलरेटेड मोशन में कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? एक्सीलरेटेड मोशन में कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? s = ut सर plus s half equals at to ut square ना? plus half at Yes, sir. It square। is from हाँ, U तो sin ut theta मतलब minus यहाँ पे u 1 by क्या होगा बताओ? u क्या होगा? So the initial velocity along the y-axis. हाँ, कितना है वो? U sin theta. हाँ, u sin थीटा into t माइनस 1 हाफ। by 2 GT square. वेट, मुझे यहाँ पे और जगह नहीं मिल रहा है, एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y = u sin थीटा into t माइनस हाफ g। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? Yes, sir. सर हाँ बोलो। So in the सर आई एम नॉट हाँ बोलो, कौन सा जगह नहीं समझ सर आई एम में? नॉट गेटिंग द पॉइंट कि वहाँ पे सर यूनिफॉर्म मोशन हो कैसे है? देखो, अगर नहीं ऐसे पकड़ो, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके मूवमेंट के डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, या उसके मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तब यस सर, वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा? यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा, हाँ या ना? यस सर, यस सर। ठीक।
और अगर एक्ट हो रहा है कोई फोर्स तब वो क्या करेगा, एक्सीलरेटेड मोशन में वो मूव करेगा. अब दैट कुड बी पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन, लेकिन वो एक्सीलरेटेड मोशन में ही मूव करेगा, इजंट इट. अब देखो कोई भी एक ऑब्जेक्ट में अगर ये दोनों ही हो, कब ऐसे हो सकता है? अगर सोचो अलोंग एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है इस तरफ, ओके. उसको Yes, sir. जो वेलोसिटी दे दिया गया है वो ऐसा वेलोसिटी दिया गया है, ओके. अब Yes, sir. इसके ऊपर सिर्फ फोर्स एक्ट हो रहा है इस तरफ, तो ये कैसे जाएगा, वो हम कैसे समझेंगे कि ये कैसे जाएगा? देखो इसका जो u है, इनिशियल वेलोसिटी जो है, इसका दो कंपोनेंट में तोड़ दे इसको. तो यहाँ हाँ, पे sir. एक कंपोनेंट होगा ux, यहाँ पर एक कंपोनेंट होगा uy. UI. तो ux के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ना, क्योंकि f का जो कंपोनेंट है along the direction of ux that is 0 cos 90 डिग्री. तो Yes, sir. along Yes, ux sir. कोई भी फोर्स नहीं है, तो इस तरफ इसका जो मोशन होगा that will be uniform motion. लेकिन Yes, sir. uy के ऑपोजिट में फोर्स है, तो that will be deaccelerated motion. मतलब ये जब ऊपर जाएगा तो ये ऐसा जाएगा, ये ऊपर भी जाएगा आगे भी जाएगा. तो अगर इसको ऐसा दिखाया, ठहरो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ. तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, इसके ऊपर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऐसा है. तो वो देखो इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर भी गया है और आगे भी गया है. तो इसको एक ही ऑब्जेक्ट ना, दो तो ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो नहीं एक sir, ऑब्जेक्ट हाँ. ऊपर जाएगा एक ऑब्जेक्ट आगे जाएगा. तो दो एक Yes, sir. साथ ही गया है ना, ऊपर भी गया है आगे भी गया है, मतलब यहाँ पर गया है. फिर से ऊपर भी गया है आगे भी गया है, मतलब यहाँ पर गया है. फिर से ऊपर भी गया मतलब है आगे भी गया है, मतलब यहाँ पर गया है. अब जाके Yes, sir. इसका ऊपर वाला जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गया. क्यों? क्योंकि डीएक्सेलरेशन में कभी ना कभी तो वेलोसिटी जीरो होना ही है. अब उसके बाद क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा आगे की तरफ भी जाएगा. तो ये नीचे की तरफ भी आया आगे की तरफ भी गया, फिर से वही हुआ फिर से वही हुआ. तो देखो ये जो पाथ ये कर रहा है, ये क्या है, यही तो प्रेडिक्ट करेगा. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन. तो ये हमारा अपना इनिशियल जो फॉर्म्स है वो अपने आप को मिला, ओके. ये अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, ओके. अब देखो इसको, ये सब डेटा लेके हम लोग बहुत चीजों के बारे में जानेंगे, ओके. तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, एक मिनट. अब देखो, अभी हम लोग जो सबसे पहले जानेंगे दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. अच्छा, काइनेमेटिक्स में एक कंसिडरेशन हम लोगों ने किया था, याद है कि कोई भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ पॉजिटिव, मतलब ऊपर की तरफ जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लेंगे दैट इज पॉजिटिव, नीचे की तरफ जो भी लेंगे दैट इज नेगेटिव, इजंट इट? ऐसे करके हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किया था ना. इसके पहले मैंने दिखाया था, मतलब वेक्टर शुरू होने से पहले जब मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाया था, वहां पे मैंने बोला था ना कि अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव. ऐसे दिखाया था ना, अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज नेगेटिव. याद है बच्चों, याद है? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो तो So वही I चीज have हम not लोग, attended the class, sir. It is my अच्छा, exam. तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रख लो कि अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव डायरेक्शन. So अगर this ऐसे हम लोग depends on पकड़ लेते हैं ना, considering the x-axis because the upward x-axis is positive and negative. लेकिन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अलग से ऐसे पकड़ते हैं. अगर ऐसे पकड़ लेना तो हम लोगों का, अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा पकड़ ले, ऐसा कंसिडरेट कर ले कि अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव,
मतलब यहाँ पे g हो जाएगा नेगेटिव, u हो जाएगा पॉजिटिव, ऐसे करके ये इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना। तो ऐसे करके अगर हम लोग फॉर्मूला निकाले तो हम लोगों का जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाता है। ओके ना, मतलब हम लोग ऐसे करके एक साथ भी निकाल सकते हैं बहुत कुछ चीज बहुत छोटे से कैलकुलेशन में। ओके, तो देखो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो एक चीज अच्छे से फिर से समझो कि आखिर में ये क्या है, प्रोजेक्टाइल है लेकिन आखिर में ये क्या है, साइमल्टेनियसली एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन, साइमल्टेनियसली एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन, दिस इज प्रोजेक्टाइल। तो जब भी हम कोई कैलकुलेशन करेंगे ना, हम लोग अलग अलग पकड़ के कैलकुलेशन करेंगे, मतलब आइदर वर्टिकल को कैलकुलेट करेंगे या हॉरिजॉन्टल को कैलकुलेट करेंगे। इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखो अगर तुम टाइम ऑफ फ्लाइट पकड़ो तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल जितना टाइम तक ऊपर और नीचे गया है उतना ही टाइम तक ये आगे भी गया है, isn't it? हाँ या Yes. अगर वो 10 सेकंड सोचो, 5 सेकंड वो ऊपर गया और 5 सेकंड वो नीचे गया, तो यही टोटल 10 सेकंड वो आगे भी गया है। तो दिस 10 सेकंड इज इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, ये 10 सेकंड इसने फ्लाई किया है। समझ में आया? अब देखो Yes, sir. यही टाइम So ऑफ it फ्लाइट can be set as a total time taken by the body to reach the ground. रीच द ग्राउंड। यस, तो इसी टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम लोग ऐसे पकड़े कि सिर्फ वर्टिकल मोशन देख के टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग क्यों दोनों को एक साथ मिला दे, क्योंकि एट लास्ट ये जब सिर्फ मतलब ये जब ऊपर जा रहा है अगर सिर्फ उसको पकड़े तब भी हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, isn't it? तो देखो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग जो निकालेंगे वो सिर्फ वर्टिकल मोशन को लेके निकालेंगे। ओके, सिर्फ वर्टिकल मोशन। ओके, अब देखो इसका जो वर्टिकल मोशन हो रहा है ये तुम लोग आंसर करोगे मुझे, ये जहां से इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। सोचो इसका जो वर्टिकल मोशन हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होके यहां पर आके गिरा है, तो वर्टिकली ये कितना डिस्प्लेस हुआ है ये बताओ। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? बाकी सब कुछ मतलब 2-3 बच्चे ही बात कर रहे हैं, बाकी सारे कहां पर है, सो गए क्या? तो तो यहाँ इसका पे इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हाँ कितना होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? तो जो मैक्सिमम हाइट है ग्राफ का, नहीं, ये कहां से स्टार्ट किया है, यहाँ से कहां Yes. पे आके रुका है, सर यहाँ जहाँ पर पे zero होगा। जीरो हो गया वहां पे जीरो होगा, तो जीरो होगा, यस। जीरो होगा। वर्टिकली इसने कितना डिस्प्लेस किया है, जहां से चढ़ा है फिर वहां पर ही आ गया, ग्राउंड से ही इसने फ्लाई किया था और ग्राउंड पे ही आके गिर गया, है ना। तो इसका जो टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी जीरो। जहां से स्टार्ट किया था वहीं उसी लेवल में आके रुक गया वो, isn't it? तो और वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा? That is work हॉरिजॉन्टल done. इतना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, हॉरिजॉन्टल यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। यस Yes, सर, यस sir. सर। अब देखो तो वर्टिकली अगर वर्टिकली सब कुछ पकड़ा जाए यहाँ तो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जीरो। ओके, अच्छा एक्सीलरेशन वर्टिकली कितना है? अच्छा यहाँ पे मैं ये एस ना पकड़ के मैं इसको वाई पकड़ लेता हूँ, तो वर्टिकली हम लोग वाई पकड़ रहे हैं। अच्छा एक्सीलरेशन G, कितना है? एक्सीलरेशन कितना है? Minus G. माइनस। ओके, अच्छा अब देखो ये जो टोटल टाइम इसने लिया है वो उसको मैं कैपिटल टी पकड़ रहा हूँ, ऊपर गया और नीचे आया उसको मैं कैपिटल टी पकड़ रहा हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे देखो बच्चों, ये So वाला S is फॉर्मूला। equals to U plus AT. हाँ लेकिन यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, y इज इक्वल टू uy प्लस y इज इक्वल टू uy प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। ओके, Okay, sir. तो y इज इक्वल टू uy कितना है, uy भी लिख लेते हैं यहाँ पे, uy कितना है देखो यहाँ पर देख के बताओ, ये वैल्यू देख के बताओ, uy इज इक्वल टू व्हाट? सर यू साइन U थीटा। sin theta, u sir. sin थीटा, u sin थीटा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू uy इंटू कैपिटल T, अच्छा uy इंटू t लिख देता हूँ प्लस
हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब फॉर्मूला मतलब अब वैल्यूज बिठा देते हैं, y मतलब 0, ए वाई मतलब यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर t कॉमन ले लिया जाए, t को अगर कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस 1 by हाफ जी टी। ओके, तो देखो इज इक्वल टू 0, तो एक तो हो सकता है t इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो तुमने जब उसको छोड़ा है और जब वो आके ग्राउंड में फिर से गिरा है, कुछ टाइम तो लगा ही है, तो t कांट बी इक्वल टू 0। तो और क्या हो सकता है, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ऑब्वियसली हाफ जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2u sin theta divided by t is equal to टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2u sin theta divided by u। समझ में आया बच्चों? बच्चों So समझ में आया? if the angle of projection is not given, then how will we find it out the time of flight? What? If the angle of projection is not given, then Then we can't. The angle of projection must be given. Sir, this is the overall time of flight. ओवरऑल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? but sir, Overall- there is also a मतलब formula. टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जब तक इसने फ्लाई किया है, व्हाट इज ओवरऑल टाइम ऑफ फ्लाइट? मतलब सर x और y दोनों का टोटल। हाँ, तू क्या सोच रहा है, मुझे समझ में आ गया कि वो ऊपर जा रहा है वो वाला टाइम ऑफ फ्लाइट, या नीचे आ रहा है वो नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब एक्चुअली इंग्लिश लेकर हम लोगों को, हम सबको ही प्रॉब्लम है, जो साइंस पढ़े हैं तो ऑब्वियसली इंग्लिश में थोड़ा कमजोर तो है ही हम सब। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जब तक उसने फ्लाई किया, तो ऊपर जब जा रहा है तब भी वो फ्लाई कर रहा है, और नीचे जब आ रहा है तब भी वो फ्लाई कर रहा है। ओके, तो ओवरऑल टाइम ऑफ फ्लाइट कहने की जरूरत नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट में टोटल जब तक वो उड़ रहा था, वो जितने ऊपर देर जब जा हवा रहा में था और था। नीचे जब, हाँ, जब तक वो हवा में Sir, था। can I ask something, sir? क्या क्या? Sir, I have read in the book that the formula for time of flight is also t is equal to root over 2h by g, where h is the maximum height. So can we do it like that? That is for हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट, वो भी मैं दिखाऊंगा। ओके ना, वो भी मैं दिखाऊंगा। जब वो सोचो एक बिल्डिंग से उसे छोड़ा गया है तब, वो मैं दिखाऊंगा बाद में। इस ये पूरा पढ़ ले उसके बाद। तो टाइम ऑफ फ्लाइट समझ गए? हाँ बोलो सर, बट क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा हम लोग को 1D लेना है कि 2D? वो बता देगा। ओके, वहां पे ऐसे नहीं बताएगा कि 1D लो या 2D लो, लेकिन वो सिनेरियो देख के समझ में आ जाएगा। अब देखो अगर एक ऑब्जेक्ट सोचो, अगर तुम फील्ड में खेल रहे हो, ओके, फुटबॉल खेल रहे हो, तो तुम्हारा Yes, जो मोशन है वो क्या 1 डायमेंशनल मोशन है या 2 डायमेंशनल सर 2 डिमेंशनल होना चाहिए, मतलब होगा। है ना? क्योंकि तुम Yes, sir. ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर नहीं रहे हैं, तुम कभी बॉल लेके कभी इस तरफ जा रहे हो कभी उस तरफ जा रहे हो, है ना? जैसे मेसी रोनाल्डो करता है। अभी ऑब्वियसली उतना अच्छा Yes, नहीं, sir. लेकिन फिर भी तुम इस तरफ उस तरफ तो जा रहे हो, दौड़ तो रहे हो मैदान में, है ना? Yes, sir. तो तुम्हारा मोशन को, तुम्हारा वेलोसिटी को, तुम्हारा पोजीशन को बताने के लिए ऑब्वियसली 2 डायमेंशन जरूरी ही है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखो फिजिक्स तो क्या है, फिजिक्स हम लोग जो हमेशा करते हैं, हर रोज जो करते हैं, दैट इज फिजिक्स। ओके, तो यही समझना कि एक्चुअली वो क्यों हो रहा है या क्या हो रहा है, वही फिजिक्स पढ़ना होता है। नहीं तो हम सबको पता होता है कि साइकिल लेके या बाइक लेके अगर हमें मुड़ना है, अगर लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो जाना है, राइट मुड़ना है तो राइट की तरफ टिल्ट हो जाना है। इसके लिए फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अनपढ़ गवार में है वो भी ये कर सकता है, लेकिन ये क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है या क्या हो रहा है, ये जानने के लिए यही फिजिक्स है। यहाँ पे हम लोग जो करते हैं ये वही करते हैं। ओके ना, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट में। ओके, तो मतलब हमारे एक्शंस का आंसर है फिजिक्स। एकदम एकदम एकदम, अदरवाइज एवरीथिंग इज एनग्रेव्ड, ऑलरेडी एनग्रेव्ड। ओके ना, मतलब अगर सोचो तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है
कि तुम्हें बॉल लेके तुम्हें नीचे की तरफ करना है, ओके ना, उसके लिए तुम्हें फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा सेंस है कि Yes, sir. मतलब This will happen. तुम लेके तुम मतलब बॉल लेके तुम नीचे की तरफ ही आओगे, ओके ना, ये तुम्हारा सेंस sir. है। या मतलब तो ये सेंस ऑलरेडी ये है अपने ऊपर, ये अपने आप है, अपने अंदर है, सोल में है अपना, ठीक है ना। तो चलो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ओके। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज रेंज। रेंज किसको कहा जाता है? जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग रेंज कहते हैं, ओके। मतलब जहां से उसको छोड़ा गया था और जहां पे जाके वो गिरा, हॉरिजॉन्टली कितना दूर जाके गिरा, दैट इज रेंज, ओके। So, sir, that is the distance of the body when it flies, the time flies. Like when it covers all the time. हाँ वही तो मैंने बोला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, उसको हम रेंज कह के बोलते हैं, ओके। Okay. अब देखो तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो मैं हमेशा एक बात बोल रहा हूं तुम लोगों को हमेशा, कि जितना टाइम वो ऊपर गया, जितना टाइम उसने फ्लाई किया ऊपर और नीचे, उतना टाइम ही वो सामने गया, आगे गया, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ये हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, t = 2u sin θ by g, और इतना ही टाइम वो आगे की तरफ गया है, हाँ या नहीं बताओ? Yes, sir. अब देखो ये जो यहां से लेके यहां तक गया है, इसका डिस्टेंस हम लोग निकालना चाहते हैं, r जो है वो निकालना चाहते हैं। जो आगे की तरफ ये गया है ये यूनिफॉर्म मोशन में गया है, ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन सा फॉर्मूले यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूले यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूज करते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। Equations of motion, the 3 equations. ना, वो तो एक्सीलरेशन के लिए यूज करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन सा यूज करते हैं? s = यूज भी तो किया यहाँ पे So यूज you, किया, sir, v by t. 1/2. हाँ अरे कुछ भी बोले जा रहे हो। s = vt, डिस्टेंस इनटू मतलब डिस्टेंस = वेलोसिटी इनटू टाइम। कहाँ क्या हो गया? Yes, डिस्टेंस sir. = वेलोसिटी इनटू टाइम, नो यही तो यूज करते हैं जब यूनिफॉर्म Yes, मोशन sir. होता Yes, है। sir. जब Yes, sir. एक्सीलरेशन होता है तब हम लोग Okay. इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं। ये याद रखना कि एक्सीलरेशन के लिए हम लोग हमेशा इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो s = vt एक ही फॉर्मूला है, ओके। तो देखो वेलोसिटी, आगे की तरफ वेलोसिटी इसका कितना था बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, आगे की तरफ वेलोसिटी कितना था? आगे की तरफ इसका वेलोसिटी कितना था अलोंग So एक्स u एक्सिस? cos theta. हाँ, तो और ये कितना तो टाइम तक ये चला है इस वेलोसिटी लेकर, ये वाला वेलोसिटी लेके ये कितना टाइम तक चला है? U cos theta into t. मतलब Sorry. टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ हाँ. फ्लाइट है ना। तो देखो टोटल रेंज क्या हो जाएगा, ux इंटू कैपिटल T। तो ux मतलब u cos थीटा इंटू कैपिटल T मतलब 2u sin थीटा बाई g, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, r = u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई g। अब देखो ये ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला है, क्या पता है? एक्चुअली बोला जाता है कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो r इज इक्वल टू sin 2 sin थीटा cos थीटा को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि u स्क्वायर इंटू sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। तो दिस इज, तो r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। दिस इज द रेंज, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन निकल गया ये न्यूमेरिकल करके। डेरिवेशन बोलेंगे ही नहीं, डेरिवेशन कुछ नहीं होता, सारा न्यूमेरिकल्स ही होता है। कहीं पे न्यूमेरिकल वैल्यू देके बोला जाता है कि सॉल्व करो, और कहीं पे न्यूमेरिकल वैल्यू ना देके वेरिएबल देके बोला जाता है कि सॉल्व करो। यहाँ पे वेरिएबल देके सॉल्व कर रहे हैं इसलिए फॉर्मूला निकल रहा है, और जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू देके 2 3 cos 30 डिग्री ये सब देके जब जहां पे करते हैं वहां पे आंसर निकलता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकलता है। इतना ही सिर्फ
डिफरेंस है। ओके, तो अपने पास आ गया रेंज। ओके, समझ गए। अब देखो, यस सर। अब देखो, सोचो सोचो यहाँ पे जितने सारे स्टूडेंट्स है, एक क्वेश्चन करता हूं तुम लोगों को, जितने सारे स्टूडेंट्स हो तुम लोग यहाँ पे, सो ऐसा पकड़ लेते कि सब लोग तुम एक ही वेलोसिटी में एक बॉल को छोड़ सकते हो, एक बॉल को एक ही वेलोसिटी में ऐसे फेंक सकते हो। ओके, सबका वेलोसिटी सेम है क्योंकि सबका आर्म का जो स्ट्रेंथ है दैट इज सेम। ओके, अब एक चीज बताओ, कौन से कितना एंगल में छोड़ने से रेंज सबसे ज्यादा होगा? कितना तो एंगल में 45 छोड़ोगे ताकि रेंज सबसे ज्यादा होगा? सर 45 डिग्री। 45 डिग्री। 45 डिग्री, राइट? क्यों? क्योंकि देखो ये है साइन टू थीटा, तो अगर u कांस्टेंट है तो इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन साइन 2 into 45 degree is equal to sin 90 degree, and that is equal to 1. In that case, R max is equal to U square by G. Okay, clear हुआ? Great. तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अच्छा, और एक चीज, एक मिनट, और एक चीज दिखाना है, वो छोड़ के मैंने फिनिशिंग कर दिया, और एक नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। इसके पहले मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट मतलब, एक मिनट, देखो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका मैक्सिमम हाइट क्या है? अगर मैं यहां पर ही दिखाऊं इसको, ये है इसका मैक्सिमम हाइट, ये सबसे ज्यादा इतना दूर तक गया है। ओके, इतना हाइट तक गया है, तो ये हाइट हमें निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिमाग लगाना है, दिमाग हमें क्या लगाना है, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल की तरह ही सोचो, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल की तरह ही सोचो, सिर्फ यहाँ पे तुम्हें डेटा दिया नहीं जाएगा, तुम्हें वेरिएबल दिया जाएगा। देखो इसको भी एक वर्टिकल मोशन ही पकड़ लो ना, एक वर्टिकल मोशन पकड़ लो, तो अगर इसको एक वर्टिकल मोशन पकड़ोगे तो यू वाई इज इक्वल टू कितना है? यू साइन थीटा। ओके, अब देखो जब ये मैक्सिमम हाइट पहुंचा है, यहां तक जब पहुंचा है, तब उसका फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना हुआ था? जब ये यहां पर पहुंचा था तो इसका 0। फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 हो गया। तो यू वाई सॉरी वी वाई इज इक्वल टू 0। एक्सीलरेशन बार बार लिख रहे हैं, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। तो y इज इक्वल टू h लिख लेते हैं,
अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस एच लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो सॉरी नहीं प्लस प्लस लिखेंगे क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन एनीथिंग इज प्लस। ओके, तो इसको हम लोग प्लस एच लिख लेते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, बताओ कौन सा Sir, फॉर्मूला y यूज is करें? equals to u sin theta t minus 1/2 gt. क्या 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 कौन सा? So the distance traveled by the body along the y-axis, which is equal हाँ, to. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कौन सा फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? So the formula of equation So s motion. equals to ut वाला. Yes, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, लेकिन t तो नहीं है तुम्हारे पास, टाइम तो नहीं है। सर टाइम तो अगर हाफ कर देंगे तो हो जाएगा, टोटल Yes, टाइम हो ऑफ sir, फ्लाइट, yes, हो sir. सॉरी जाएगा, टाइम ऑफ हो फ्लाइट को जाएगा, हाफ कर देंगे. हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लेकिन टी स्क्वायर आ जाएगा ना, स्क्वायर स्क्वायर करके बहुत बड़ा हो जाएगा वो, थोड़ा So और we कुछ। can take the velocity of the body, which is v is equals to u plus h. कौन सा फॉर्म? हाँ, v इज इक्वल टू u प्लस h, तब तो h नहीं निकलेगा ना, निकालना क्या है? h निकालना तो है, h डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, v square minus u square is equal to 2x. एग्जैक्टली, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू h, मतलब vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay into y। ओके ना, तो vy स्क्वायर मतलब 0, uy स्क्वायर मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू g इंटू h। ओके, यहाँ पे इसको इस तरफ लेकर आ जाते हैं, तो 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u square sin square theta by 2g is the h। समझ गए बच्चे? क्लियर? Yes. यस सर. ओके, अब देखो, अभी हम लोग वो न्यूमेरिकल करेंगे। अभी सारा फॉर्मूला तुम्हारे पास है। ओके, तो अभी वो न्यूमेरिकल करेंगे। A body is projected with a velocity of of 30 meter per second, 30 meter per second at an angle of 30 degree, at an angle of 30 degree with the vertical, find maximum height time of flight and horizontal range, time of flight and horizontal range। ओके, दिस थिंग्स यू नीड टू फाइंड। तो तुम लोगों को मुझे एक एक करके बताना है तो कि क्या क्या डेटा यहाँ पे लिया जा रहा है। ओके, जो लोग एकदम चुपचाप है उनको थोड़ा, मेघा कैन यू हियर मी? हेलो मेघा, कैन यू हियर मी? देखो सब सो गए। जॉडी कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, Jody, can you tell me what will be the value of theta over here? 30 degree. गलत, कोई और बोल सकता है मुझे? 30 degree. नहीं, इसका 30 डिग्री नहीं, सर 60. 60 डिग्री। क्यों? Good. क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है that is the angle made by x axis, made with the x axis, the angle made with horizontal।
एंड वहां सर पे बॉल तुम लोग वर्टिकली जा रहा है इसलिए। नहीं, वर्टिकली जा रहा है कहीं पे भी नहीं कहा। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड with a velocity of 30 meter per second at an angle of 30 degree with the vertical angle of 30 degree with the vertical मतलब ये जो बॉल है ये बॉल ऐसे मूव करके गया है। सिर्फ ये समझा दूंगा, न्यूमेरिकल में पूरा नहीं कराऊंगा तुम लोगों को। ये यहाँ पे ऐसे गया है, ओके। तो अगर this is its initial velocity which is 30 meter per second and it is making an angle 30 degree with the vertical, then this angle is how much? 60 degree. Then theta is equal to what? 60 degree. U is equal to what? U is equal to what? Fast students. Hello. 30 meter. सर 30 मीटर पर 30 मीटर पर मीटर सेकंड। पर सेकंड, ओके। तो यहाँ से थीटा और यू है हमारे पास, तो हम लोगों को निकालना क्या है? फाइंड मैक्सिमम हाइट मतलब h is equal to question mark, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कैपिटल T, एंड Sir, हॉरिजॉन्टल this is UX or UY? नो, दिस इज q, neither ux nor uy, this is only u, this is along, this is ux and this is uy, okay. It is given that a body is projected with a velocity 30 meter per second. They have not mentioned along x axis, along y axis. अब जब यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा तब ऑब्वियसली तुम क्या पकड़ोगे? उसका वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, मतलब ये यहाँ पे 30 डिग्री वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल करके उसको 30 मीटर पर सेकंड पे छोड़ा गया है। मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो ना अलोंग एक्स एक्सिस बोला गया है ना अलोंग वाई एक्सिस बोला गया, मतलब इसका नेट वेलोसिटी के बारे में बताया गया है, ओके। तो अब देखो कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा। मैक्सिमम हाइट मतलब ये वाला फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो निकाल लो मैक्सिमम हाइट। t मतलब 2u sin थीटा बाय g एंड r मतलब u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, बस खत्म, समझ गए? ओके। So what will we take the value of acceleration here, sir? सॉरी So G. will we take the value of acceleration as 9.8 g meter per yes second? 9.8 meter per second square, बस। नाउ सॉल्व इट। Sir, can we take 10? देखो यहाँ पे अब बड़े हो गए हो, क्लास 11 में हो, ठीक है ना। तो अभी अगर जब तक ना बोला जाए ना तब तक 10 मत लेना। अगर बोला गया कहीं पे भी बोला गया कि टेक g is equal to 10, then only take g is equal to 10, otherwise you will not take g as 10. Am I clear? Yes, sir. यस सर। ये हो जाएगा, अभी हो जाएगा ये। Yes, sir. तो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेट। of a particle moving under projectile after time t, after time t, किसी भी एक टाइम, मतलब देखो कोई भी एक टाइम t के बाद उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओके। मतलब देखो एक ही पिक्चर में मैं सब कुछ दिखा रहा हूं। देखो अगर सोचो तुम ये वाला पॉइंट तुम देख रहे हो, कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट, ओके। तो इसके बाद सोचो यहाँ पे ये जब पहुंचा था तब जो टाइम हुआ था दैट वाज t, t टाइम में वो यहाँ पर पहुंचा था। t कुड बी एनीथिंग, t कुड बी एनी टाइम। तो t टाइम में वो यहाँ पर पहुंचा था, तो उसका x एंड y का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो अगर हम लोग निकालना चाहे तो ये न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, ये न्यूमेरिकल हम लोग कैसे करेंगे, ओके बच्चों। तो देखो मैं तुम लोगों को क्लू दूंगा, तुम लोग मुझे आंसर करोगे, ओके ठीक। तो देखो अगर ये x और y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा आफ्टर t टाइम,
x is equal to what after t time? हेलो, t टाइम के बाद x कोऑर्डिनेट क्या होगा? मतलब x को x इसका कोऑर्डिनेट पहले सोचो, कोऑर्डिनेट x, y इसका मतलब क्या है? मतलब t टाइम के बाद उसका जो पोजीशन है वो है x, y। मतलब t टाइम के बाद वो along x एक्सिस x डिस्टेंस आया है, along y एक्सिस y डिस्टेंस आया है। Am I clear or not? Clear or Yes, not? sir. अब देखो, तुम्हें along x एक्सिस एंड y एक्सिस का वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन है या नहीं पता है, कितना है वो भी पता है। ओके, तो x क्या होगा वो बताओ, x इज इक्वल टू क्या होगा वो बताओ, x इज इक्वल टू क्या होगा? x मतलब क्या, यहां से लेके यहां तक जो आया है ये है x, और y मतलब यहां से लेके जो यहां पर आया है ये है y। ओके, बताओ तो x कितना होगा? मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा t टाइम बाद, आफ्टर t टाइम? So u cos theta into t. u cos थीटा इनटू t। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। एक मिनट बच्चों, मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा रिफ्रेश करूंगा। तो x हो गया u cos थीटा इनटू t। अच्छा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? y इज इक्वल टू क्या होगा? फिर से मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तुम लोगों को। y इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? y इज इक्वल टू, ये लिखा भी है Sir, पेज में ही लिखा, So u sin theta into t minus half हाफ gt. gt स्क्वायर, देखो लिखा भी है। तो y इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो यही हो गया अपना कोऑर्डिनेट। तो इसके ऊपर तुम t का वैल्यू सिर्फ बिठा दो, जो t का वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी x, y। t का वैल्यू बिठा के तुम किसी भी टाइम में इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बताओ। So Yes. how to Yes, do it? Sir? क्या क्या क्या? So how to do it? Like how to substitute the value of t into the See, equation? you have theta. Now if I am telling find the coordinate at t is equal to 2 seconds, now in place of t you put 2, you got x component, So you मतलब got x, and then similarly you got y। Understood? yes. That's it. Now अगर कोई बोले कि उस टाइम पे तुम पोजीशन वेक्टर निकालो, इसका पोजीशन वेक्टर भी निकाल दो। मतलब अगर ओरिजिन से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाए तो इस पॉइंट का उस टाइम पे जो पोजीशन है उसका पोजीशन वेक्टर निकालो। तो कैसे निकालोगे? x तुम्हारे पास है, y तुम्हारे पास है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप हो जाएगा। निकल गया तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। मतलब तुम इसको इजीली ऐसे लिख सकते हो, r वेक्टर इज इक्वल टू, मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, तो सिर्फ ये समझ लो, क्योंकि x भी तुम्हारे पास है, y भी तुम्हारे पास है, इसीलिए मैं सिर्फ वैल्यू बिठा रहा हूं दिखाने के लिए। ओके, u cos थीटा इनटू t i कैप प्लस u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर इनटू j कैप। ये हो गया r। पोजीशन वेक्टर भी निकल गया। कोई अगर बोलेगा पोजीशन वेक्टर निकालो, चलो ऐसे निकाल देते। समझ में आया या नहीं? लेकिन एक चीज समझो, अगर तुमने अगर समझ लिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मोशन एंड वर्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन, तो एट लास्ट तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो? अगर एक्स एक्सिस में हुआ तो ac इज इक्वल टू vt, एंड वाई एक्सिस में हुआ तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन। दैट्स इट, तुम्हारा काम खत्म। समझ गए? समझ गए? हेलो? yes, sir. So basically we have to use the equation of motion. ऑल्सो यूनिफॉर्म मोशन वाला इक्वेशन भी यूज करना है, ac इज इक्वल टू vt। ओके, अब देखो नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी एंड
velocity at any time t, मतलब जैसे इस पॉइंट का तुमने कोऑर्डिनेट निकाला, उस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट निकाला ना, तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकाला, इस ऑब्जेक्ट का किसी भी टाइम t में वेलोसिटी निकाल के बताओ। तो कैसे निकालोगे? व्हाट विल बी द प्रोसेस? जैसे वहां पे कोऑर्डिनेट में तुमने x एंड y निकाला, उसके बाद √x² + y² कर दोगे, या xi क्या प्लस yj क्या कर दोगे टू गेट द वेक्टर। ओके नो? तो यहाँ पे कैसे निकालोगे वेलोसिटी निकालने के लिए? क्या करोगे? वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पे क्या करोगे? व्हाट विल बी द मेथड, व्हाट विल बी द प्रोसेस? देखो यहाँ पे किसी भी टाइम पे अगर t टाइम पे तुम्हें वेलोसिटी निकालना है तो तुम्हारे पास क्या क्या होना चाहिए? vx होना चाहिए एंड vy होना चाहिए, isn't it? vx and vy, isn't it? तो vx एंड vy तुम्हारे पास अगर हो गया तो तुम्हारा काम खत्म। तो तुम्हारे पास vx भी है, तुम्हारे पास vy भी है, isn't it? तो वही बिठा देते हैं। तो vx is equal to u cos theta into t and vy is equal to u sin theta minus dt। बस अगर समझ गए बच्चों? हेलो हेलो, यस सर। जस्ट हो गया। तो v इज इक्वल टू क्या होगा? जल्दी बताओ। v इज इक्वल टू vx Sir, along स्क्वायर। x-axis the a is 0. That is why it is u cos theta into t. तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाए? देखो एक बार आज का से नोट देख लेना, यहाँ पे पूरा मतलब क्लियरली कर दिया मैंने। देखो v इज इक्वल टू क्या है? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर एंड v वेक्टर इज इक्वल टू vxi क्या प्लस vyj क्या। वही तो मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो vx स्क्वायर मतलब यहाँ पे ये हो गया u cos थीटा into t का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। बस ये हो गया अपना v। एंड सोचो उस टाइम पे जो एंगल होगा, सोचो उस टाइम पहला एंगल कितना था? क्या? So we don't have to simplify the velocity like v square. क्या करोगे सिंपलीफाई करके? कर लो, सिंपलीफाई करो, अपने आप करो कैलकुलेशन, कुछ तो खुद ब खुद करना पड़ेगा। अब देखो इसका जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है उस टाइम पे, वो एंगल भी निकालना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर। तो देखो एंगल अगर इसका अल्फा हो, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे अल्फा है, तो देखो यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे? tan अल्फा देखो ये एक बार देखो, So the velocity along the y-axis by the velocity along the isn't x-axis. it? तो vy by vx, vy by vx, तो vy मतलब कितना? तुम्हारा u sin थीटा माइनस gt एंड vx मतलब u cos थीटा into t। ये हो गया अपना tan अल्फा। तो v भी निकल गया, अल्फा भी निकल गया। और अगर कोई मुझे बोले कि वेलोसिटी वेक्टर निकालो, तो v वेक्टर इज इक्वल टू vxi कैप प्लस vyj कैप। तो vxi कैप vyj कैप बिठा लो, ये मिल गया तुम्हें वेलोसिटी वेक्टर मतलब u cos थीटा into t i कैप। मतलब किस तरफ से क्वेश्चन दिया जाएगा सब कुछ दिखा रहा हूं, ताकि सब तरफ से क्वेश्चन दिया, किसी भी तरह से क्वेश्चन दिया जाए, तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम उसे एकदम मिनटों में निकाल पाओ। So will we have another class on projectile motion? Not another maybe another 2 class। Okay. तो अरे ये तो सिर्फ शुरू हुआ है प्रोजेक्टाइल। We should now start solving the modules because there are all the types of questions are there. मतलब एटलीस्ट एंगुलर प्रोजेक्टाइल तो सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो तुम। ओके, And so one more question, sir. Should we first solve the NCERT and then the modules, or first the modules and then the NCERT? you can first you see let me tell you, यहाँ पे मॉड्यूल में ना तुम लोगों को ऑलरेडी जो लेवल कराया जाता है उसके बाद एनसीईआरटी कुछ नहीं होगा तुम्हारे। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास टाइम कम है, ओके, क्लास 11 एंड 12 में टाइम कम है तुम्हारे पास।
तो इसलिए एक बार में ही टफ चीजें तुम लोगों को दिया जा रहा है। तो देखो तुम पहले एनसीईआरटी करोगे, उसके बाद मॉड्यूल करोगे। अगर तुम्हारे पास उतना टाइम है तो डेफिनेटली करो, लेकिन अगर उतना टाइम है भी तब भी मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि पहले मॉड्यूल करो, उसके बाद एनसीईआरटी करो। तो एनसीईआरटी तुम्हारे लिए आसान भी रहेगा। It would be easy thing. हाँ, क्योंकि मॉड्यूल में ऑलमोस्ट तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तुम अगर मॉड्यूल एक बार कर लोगे, उसके बाद तुम एनसीईआरटी अगर ना करने का वक्त मिले ठीक है, अगर करना है तो उसके बाद करो, तो उसके बाद तुम्हें आसानी से हो जाएगा तुमसे। ओके, देन यू विल फाइंड इट वेरी इजी। If we have any doubts on solving the modules, will we have the doubt session classes? Obviously doubt session classes will be there and see, देखो एक चीज, ये ना हर रोज की बात है। हर रोज जैसे कनेक्टेड हो तुम लोग हमसे कि देन एंड देयर क्वेश्चन कर रहे हो, आंसर मिल रहा है। ओके, इससे मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी, एंड ऑब्वियसली डाउट क्लियरिंग क्लासेस विल बी देयर, मींस एवरी क्लासेस एट लास्ट यू कैन आस्क कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, दिक्कत है, थोड़ा समझा दीजिए। अब देखो, तो नेक्स्ट में आ जाता हूँ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में और एक टॉपिक पढ़ाऊंगा यहाँ, ठीक है ना। फिर भी थोड़ा थोड़ा बचा रहा ये वाला टॉपिक। अब देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ये तो हम लोग अगर किसी भी टाइम में वेलोसिटी निकालना है तो वो हम लोग कर पाएंगे, लेकिन अगर किसी भी हाइट में वेलोसिटी निकालना है वो कैसे करेंगे। ओके, देखो, वेलोसिटी एट एनी गिवन हाइट h, at any given height h। अब देखो यहां पे क्या करें, किसी भी हाइट में वेलोसिटी क्या है वो निकालना है, मतलब अकॉर्डिंग टू हाइट हमें वेलोसिटी निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज करेंगे। ओके, देखो vx इज इक्वल टू u cos थीटा, ये हमें पता है। सोचो एट हाइट h, हाइट को हम लोग h पकड़ रहे हैं, तो vy इज इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, b स्क्वायर dy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे vy स्क्वायर मतलब कितना, यहाँ पे vy लिख देता हूं, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy मतलब u साइन थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2gh। तो vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो ये अपना vy निकल गया। तो देखो vx भी निकल गया और vy भी निकल गया, बस हो गया v इज इक्वल टू रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो कभी भी अगर हाइट देकर भी बोला जाए तब भी हम लोग निकाल पाएंगे। समझ में आया बच्चों, क्लियर बच्चों, समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. तो आज मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ, ठीक है। और एक जगह मतलब प्रोजेक्टाइल का और भी एक पार्ट बचा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और उसके बाद हम लोग जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है वो भी स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो बाय फॉर टुडे। सर Thank सर you, sir. हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो लास्ट पार्ट में v इक्वल्स टू रूट ओवर वी एक्स प्लस वी वाई क्यों लिखे?